अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इंट्रोडक्टरी क्लास वैसे हो गई थी बट एट द एंड ऑफ सेशन मैंने देखा कि जस्ट 4 मिनट्स की रिकॉर्ड हुई, उसके बाद वो खुद ही एंड हो गई, तो जिसकी वजह से मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं दे नो कि मेरा इंट्रोडक्शन क्या है। जो न्यू हैं उनको बता देती हूँ कि मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ये है कि आई एम अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन एंड एन इंटीग्रेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर एंड मैं इंटीग्रेट करती हूँ प्रोफेटिक मेडिसिन को इन माय क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग कि जो भी ये सुन रहा है उन्हें ये महसूस होता है, चाहे वो खुद हैं, उनकी फैमिली है या उनके पेशेंट्स अगर वो प्रैक्टिशनर हैं, कि जिसको हम मॉडर्न इरा कह रहे हैं, जहाँ पे इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है, ठीक है, वहाँ पे इतनी एडवांसमेंट के बावजूद एवरीवन इज़ फेसिंग द मॉडर्न हेल्थ डिलेमा कि हम देखते हैं कि एक तरफ इतनी एडवांस मेडिसिन आ गई है, इतने स्पेशलिस्ट हैं फॉर एवरी ऑर्गन, और हर कॉर्नर पे मेडिसिन की फार्मेसीज़ हैं। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो डिजीज़ हैं लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, एंग्जाइटी है, या गट डिसऑर्डर्स है, उनके बारे में सबको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। लेकिन इसके बावजूद, इतनी एडवांसमेंट के बावजूद कोई ठीक क्यों नहीं हो रहा? क्यों सभी एवरी पर्सन इज़ स्टिल सो अनवेल? ये क्वेश्चन सबके माइंड में है, ठीक है। और इसके रीज़न हम आज अनलॉक करेंगे कि बिकॉज देयर इज़ कंफ्यूजन प्रैक्टिशनर को भी, पेशेंट को भी, कि बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल हमें सुनना से मिलता है कि ब्लैक सीड्स, जैसे कुछ लोग कलवंजी बोलते हैं, कुछ लोग कलौंजी बोलते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन को अगर हम साइड पे रखें, हम उस फूड पे बात करें, तो सबको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ब्लैक सीड में हर बीमारी का क्योर है। इसी तरह हनी के बारे में हमें मिलता है, डेट्स के बारे में मिलता है, हिजामा जिसे हम कपिंग थेरेपी बोलते हैं उसके बारे में मिलता है। और होता क्या है कि जिसको ये बात पता चली कि ब्लैक सीड्स में शिफा है, वो जाते हैं मार्केट में, उन्हें ब्लैक सीड्स मिलते हैं या उसका ऑयल मिलता है, वो ख़रीद के ले आते हैं। वो एक टीस्पून या टेबल स्पून ऑन द डेली बेसिस वो ब्लैक सीड ऑयल लेना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन लेते हैं, उसके बाद उन्हें पता चलता है कि कुछ भी हो नहीं रहा ना, कोई इफ़ेक्ट आ नहीं रहा, ठीक है। या फिर इसके अलावा वो मल्टीपल पीसेस ऑफ एडवाइसेस वो प्रैक्टिशनर से भी ले रहे होते हैं। वो ऑन स्क्रीन जो जिसको भी देखते हैं कि सोशल मीडिया पे जो भी उसके बारे में बात कर रहा है, उनके पास इंफॉर्मेशन बड़ी आ जाती है, बट उनको लेने से फिर भी उनको हीलिंग नहीं मिल रही होती, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। हमारा फेथ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है उसमें शिफा है, बट वट वी लेक द फंक्शनल क्लिनिकल फ्रेमवर्क कि उसको यूज़ करना कैसे है। दिस इज़ द प्रॉब्लम कि इतनी एडवांसमेंट के बावजूद, इतने मॉडर्न एरा के बावजूद वी आर नॉट हीलिंग, ठीक है। हमारे पेशेंट्स और हमारे घरों में मौजूद पेशेंट्स जो हैं वो सालों साल एक बीमारी के साथ सर्वाइव कर रहे होते हैं, और हमने इसको कंपलसरी कर दिया हुआ है कि अब किसी को मिसाल के तौर पर डायबिटीज़ हो गई है तो अब हो गई है, अब इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब हम उस प्रॉब्लम को कि वो हीलिंग हो क्यों नहीं रही, वो चीज़ जिसमें शिफा है उसको खाने से भी क्यों नहीं हो रही, उस प्रॉब्लम को हम ब्रिज ही नहीं कर पा रहे, उसे रिजॉल्व ही नहीं कर रहे। लाइक जो भी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, क्लिनिक की प्रैक्टिस करते हैं, दे नो कि हर किसी को ना दो प्रॉब्लम्स तो फेस करने पड़ते हैं। एक तो वो जो मैंने पहले बता दिया, जो आम आवाम भी फेस करती है कि कोई चीज़ ली लेकिन उसका इफेक्ट नहीं आया। प्रैक्टिशनर भी ऐसे करते हैं कि उन्हें पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हनी में शिफा है, अब वो अपने पेशेंट को रिकमेंड कर देते हैं जिसको कफ हो ना, तो जो खांसी का पेशेंट आया उसको मेडिसिन दी, या फिर जो डाइटिशियन है उन्होंने, या हर्बलिस्ट हैं, या हकीम हैं, ठीक है, FTG के हैं, या कोई भी है ना, तो उन्हें अगर ये पता है कि हनी में जो है ना कफ के अगेंस्ट इसको दिया जा सकता है, तो उन्होंने हनी दे देना। बट दे डोंट नो कि किस तरह के कफ में देना है, कौन सा हनी देना है, कितनी डोज में देना है, बच्चों को कितना देना, बड़ों को कितना देना है, किसी चीज़ के साथ मिक्स करके देना है, या फिर अकेला हनी ही देना है।
जब ये बातें पता नहीं ना होती, तो जब वो सबको रैंडमली जस्ट हनी 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 रिकमेंड कर रहे होते हैं, तो उसके रिजल्ट्स बड़े रैंडम आते हैं। एक पेशेंट ठीक हो रहा है, एक पेशेंट ठीक नहीं हो रहा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आती है प्रैक्टिशनर के माइंड में कि ये क्या बात हुई। ठीक है, ये कंफ्यूजन सबके माइंड में आती है, कोई इसको प्रोसेस करे या नहीं करे। इसी तरह हाउस वाइफ्स हैं जिनका मेडिकल से कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो भी घर में अगर बच्चों को बीमार होते हैं, एक बच्चे को बलगम के साथ खांसी आ रही है, एक को ड्राई खांसी है, ठीक है, खुश खांसी है, तो वो दोनों को हनी दे देते, एक बच्चा ठीक हो रहा है, एक नहीं हो रहा, बिकॉज दे डोंट नो कि हनी में शिफा है अगेंस्ट द कफ, बट किस तरह के कफ में कौन सा हनी, ये वाला प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, जिसकी वजह से हमें सिर्फ इतना पता है कि फ़लाँ चीज़ अच्छी है, वो किस केस में अच्छी है वो नहीं पता। ठीक है, इसी तरह दूसरा जो प्रॉब्लम हर किसी को फेस करना पड़ता है अपनी प्रैक्टिस में, कि अगर आप लेट सपोज हकीम हैं, ठीक है, आपके पास एक पेशेंट आता है ना, वो कहते हैं कि हकीम साहब आप ये बताएं कि ये जो ब्लैक सीड्स हैं ये वाकई ब्लड प्रेशर को लो करते हैं, इसके लिए अच्छे हैं। तो अब आगे से अगर वो ये कहते हैं कि यस ये अच्छे हैं बिकॉज इट्स सुन्ना, तो क्या ये काफ़ी है आंसर? चलो पेशेंट के लिए तो शायद काफ़ी भी हो, पेशेंट आगे से बोले ही ना कि सुनना है, अच्छा ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट ने आगे से पूछ लिया हाउ कैन यू एक्सप्लेन कि किस तरह ये अच्छा है, अब आपके पास कोई नॉलेज ही नहीं है कि इसमें कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ये कैसे आगे आपकी बॉडी को जाके अफेक्ट करता है, अगर आपको पता ही नहीं है तो आप क्या दोबारा से फिर यही कहोगे क्योंकि ये तो सुनना है, हाँ इसमें जो है हर बीमारी के अगेंस्ट शिफा है, ठीक है, ये तो सबको पता है, ठीक है, जो नहीं भी पढ़ा लिखा उसे भी पता है क्योंकि वो मुस्लिम है, बट अगर आपके पास उसका आंसर ही नहीं है जो पेशेंट ने आपसे पूछ लिया हाउ, तो फिर आप वहाँ पे क्या करेंगे? आपका ना सिर्फ अपने पर ट्रस्ट ख़त्म होता है बल्कि पेशेंट का भी आपसे ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। और आज के दौर में आई ऑलवेज से कि ट्रस्ट इज़ योर करेंसी। आप के ऊपर अगर ट्रस्ट है ना तो ही आपकी वैल्यू भी है और वही आपकी करेंसी में कन्वर्ट भी होता है। और ट्रस्ट कैसे आता है? जब आपको ये सारी चीज़ें पता होती हैं, ठीक है। तो नाउ इफ़ यू आर अ प्रैक्टिशनर, लाइक आप हकीम हैं, हर्बलिस्ट हैं, आप कपिंग थेरेपिस्ट हैं, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप MBBS डॉक्टर हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, कुछ भी हैं, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, आपको क्रोनिक प्रॉब्लम्स को जो आपके पेशेंट में होते हैं, इतने मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको रिजॉल्व करने में प्रॉब्लम आता है। और पेशेंट्स हर तरह का जो है ना हर्बा इस्तेमाल करके आपके पास आता है। अब वो यही चाह रहा होता है कि कुछ ऐसा मिरेकल ट्रीटमेंट मिल जाए, सुन्ना बेस्ड मिल जाए कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, ठीक है। तो अब आप उन्हें देना भी चाहते हैं, ठीक है, और आपका दिल भी मानता है सुन्ना बेस्ड पे ट्रीटमेंट पे, बट आपको एंजाइटी होती है। क्यों होती है? आपको अंदर ही अंदर होती है कि क्या मैं सही भी दे रहा हूँ या नहीं, ठीक है, क्या जो है क्या मुझे इसके बारे में मज़ीद रिसर्च करनी लेनी चाहिए, क्या मुझे इसके बारे में मज़ीद पढ़ नहीं लेना चाहिए, क्या ये वाकई में अगर काम नहीं किया तो क्या होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो होता है, एक पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है, एक पेशेंट वही चीज़ से ठीक नहीं होता, जबकि दोनों का मसला ठीक होता सेम होता है, ठीक है। तो अगर आपके माइंड में ये वाली टेंशन आती है तो इट मीन्स इट इज़ अ सिग्नल कि यू आर लैकिंग समथिंग ओरिजिनल, यू आर लैकिंग सम साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है। तो ये आपका एक सिग्नल है, आपकी बॉडी आपको देती है कि यू नीड टू नो मोर, ठीक है। तो ये अगर हम इसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करेंगे और सालों साल, जैसे बहुत सारे सालों से चलता आ रहा है कि हम इसको इग्नोर करते जा रहे हैं और आगे मूव करते जा रहे हैं, इक्का दुक्का पेशेंट आता है, इक्का दुक्का पेशेंट नहीं आता, ठीक है। अगर हम इसको आज भी रिजॉल्व नहीं करेंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? डेफिनेटली आप जो है एक डिससर्विस कर रहे हैं ना अपनी सोसाइटी में, कि आपके पास आपने डिवाइन नॉलेज को बिल्कुल लॉक कर दिया हुआ है और आपके पेशेंट सफ़र कर रहे हैं और आप अंडर वैल्यूड है अपनी सोसाइटी में। आपका क्लिनिक भी है लेकिन आप अंडर वैल्यूड है। क्यों? क्योंकि आपने एक इतना खूबसूरत होलिस्टिक साइंस जो है प्रोफेटिक मेडिसिन की, तो उसको आपने मिसअंडरस्टूड किया हुआ है, ठीक है। तो इट मीन्स कि
प्रोफेटिक मेडिसिन पढ़ना, जानना, इम्प्लीमेंट करना इज़ नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग, इट्स अबाउट रिस्टोरिंग अ लेगेसी। अगर आप ये सीख के इसको प्रैक्टिस करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपने, अगर आप FTG के हैं तो आपने एक पूरी FTG की जो कम्युनिटी है ना उसको सेव कर लिया। अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो आपने पूरे न्यूट्रिशनिस्ट की जो फील्ड है ना उसको सेव कर लिया। अब हर बंदा आपके पास से जाने के बाद ये कह सकता है कि यस, न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, दे हैव नॉलेज। या वो कह सकते हैं FTG वाले बड़ा अच्छा नॉलेज रखते हैं, वो बिल्कुल सही ट्रीटमेंट करते हैं, या हकीम या होम्योपैथ सारे MBBS वाले हैं, तो उन आपने एक लेगेसी बचा ली। ठीक है, दैट्स वाई इट्स कंपल्सरी कि इसको अब मज़ीद इग्नोर ना किया जाए। तो लेट्स एक्सप्लेन द फ्रेमवर्क ऑफ दिस प्रोग्राम। आई हैव डिवाइडेड इट इन 4 पिलर्स। कि सबसे पहला पिलर है अल असल, यानी द प्रिंसिपल। आपको पता होना चाहिए कि हर सुन्ना के पीछे एक बायोलॉजिकल विजडम है। यू शुड नो वाई। कि लाइक लेट्स सपोज फास्टिंग है ना, रोज़ा है, सब मुसलमानों को पता है रोज़े रखने हैं और इसमें शिफा है। ठीक है, रोज़े रखने से मैदा वगैरह ठीक हो जाता है। बट क्या बीइंग अ प्रैक्टिशनर, या फिर अगर आप प्रैक्टिशनर नहीं भी हैं, आप घर में हाउसवाइफ हैं, आप पढ़ी लिखी औरत हैं, या आप पढ़े लिखे मर्द हैं और आपका ताल्लुक इंजीनियरिंग से है या किसी और फील्ड से है, क्या आपके लिए जान लेना काफ़ी है कि वाकई रोज़े में शिफा है? क्या आपको ये क्यूरियोसिटी नहीं है कि इसके पीछे कौन सी बायोलॉजिकल विजडम है, कौन सी साइंटिफिक स्टडी है कि ये क्यों शिफा है? यानी फिर एक पढ़े लिखे होने में और जो पढ़ा लिखा नहीं है उसमें क्या डिफरेंस है? अगर आपको नहीं पता कि फास्टिंग में कि जो शिफा है उसके पीछे कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं, कौन से मैकेनिज़म्स इन्वॉल्व हैं, आपके गट में क्या हो रहा होता है, ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं नॉलेज तो फिर यू आर लेकिंग समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट पिलर इज़ द एविडेंस, अल दलील के आपको प्रिंसिपल्स पता चल गए हैं कि अब आपको ये पता करना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कोई चीज़ फरमाई है तो साइंस क्या कह रही है। ठीक है, you will learn modern clinical research about the sunnah foods, about the sunnah hijama therapy, about the sunnah रोक्या जो हम करते हैं for spiritual healing। ठीक है, and the science behind the holistic health। ठीक है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होलिस्टिक हेल्थ बताई है, इसके बारे में पूरी जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, लाइक आपने देखा होगा कि हनी का इस्तेमाल बहुत सारे ज़ख़म के लिए भी किया जाता है। तो कौन सी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं आपको पता होना चाहिए ना, ये आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाते हैं आप ही की फील्ड में। जैसे लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे बड़ी रियल एग्जांपल है कि मेरे साथ इस तरह हुआ कि एक डाइटिशियन थी मेरे साथ, एंड शी वाज सेइंग कि चूँकि हॉस्पिटल में वो प्रैक्टिस कर रही हैं तो कहती हैं कि फ़लाँ नर्स जो है ना उनको फर्टिलिटी का इशू है, वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, एंड शी वाज टॉकिंग कि मुझे कुछ बता दो कि मैं जो है ना कंसीव कर लूँ। तो वो डाइटिशियन मुझे कहती है मैंने ना सिर्फ फ़लाँ फूड का ये खाओ, इससे ना फर्टिलिटी का इशू ठीक हो जाता है। एंड आई वाज शॉक्ड कि आप मैं पहली दफ़ा आपसे सुन रही हूँ कि फर्टिलिटी में अच्छा है, तो टेल मी मोर अबाउट दिस कि इसमें ऐसा क्या है, कौन सा ऐसा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, या फिर ये इसके पीछे मैकेनिज़्म क्या है, ये कैसे बॉडी में जाके कंसीव का जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करता है। एंड उसका रिएक्शन ये था कि अब ये करता है तो करता है। एंड आई वाज लाइक कि नहीं मतलब ठीक है करता है, लेकिन कैसे करता है ना, तो कहती क्योंकि सब कहते हैं करता है। तो मैंने बोला कि हाँ वो सब कहते हैं, बट आपने रिकमेंड किया ना, यू आर डाइटिशियन, आपने डाइट रिकमेंड किया, आपको कैसे पता है कि ये फर्टिलिटी में काम करता है? उन्हें कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, तो बात ये है कि अगर नहीं पता तो काम चल सकता है, बट आपका सिर्फ फिर काम ही चलेगा, टाइम पास ही होगा, आप पे ट्रस्ट नहीं बिल्ड होगा, क्योंकि आपके पास मरीज़ बैठ के पूछ सकता है कि आपने मुझे ये रिकमेंड किया है, इसके पीछे क्या रीज़न है। ठीक है, और वैसे भी आपका अपना ट्रस्ट अपने से ख़त्म हो जाता है, तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए। दैट इज़ अ सेकंड पिलर, ये आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है। थर्ड पिलर इज़ प्रोटोकॉल, कि आपको पता होना चाहिए हर चीज़ जो सुन्ना फूड है तो उसको हमने किस प्रोटोकॉल से फॉलो करवाना है। लाइक डेट है मिसाल के तौर पे, किसको देनी है, कितनी देनी है,
किस टाइम पे देनी है, कितने ड्यूरेशन के लिए देनी है, किस फूड्स के साथ मिक्स करके देनी है या अकेली देनी है, या किन ऐसी कंडीशंस में आपने बिल्कुल भी नहीं देनी। ठीक है, ये सारे प्रोटोकॉल्स पता होने चाहिए, फिर ही आपको कंसिस्टेंट एंड मेजरेबल रिजल्ट्स एंड जो कंफर्म रिजल्ट्स हैं फिर मिलते हैं। ठीक है, और इसी तरह जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे घरों में हैं, ठीक है, जाहिर बात है उनके बच्चे हैं, उनकी पूरी एक फैमिली है, तो अगर उनके पास ये नॉलेज नहीं होगा कि किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, ठीक है, अगर वो इतने अवेयर होंगे तो ही वो घर में खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने फैमिली की हेल्थ के लिए, क्योंकि माएँ अपने बच्चों की हेल्थ के लिए कंसर्न होती हैं। ठीक है, अपने जो फादर होते हैं वो भी कंसर्न होते हैं अपनी फैमिली को लेके, तो अगर वो अवेयर होंगे तो वो अच्छी प्रैक्टिस घर में कर सकते हैं, और साथ साथ अगर वो अवेयर होंगे तो उन्हें पता होगा कि हम जिस प्रैक्टिशनर के पास जा रहे हैं क्या वो उनका नॉलेज भी लाइन कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या वो हमें सही भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे, वो प्रैक्टिशनर सही प्रैक्टिशनर को ढूंढने में उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। दैट्स वाई इट्स कंपल्सरी फॉर एवरीबडी टू नो द साइंस बिहाइंड द सुन्ना। ठीक है, सुन्ना ट्रीटमेंट, व्हाट इज सुन्ना ट्रीटमेंट एंड व्हाट इज द साइंस बिहाइंड द सुन्ना ट्रीटमेंट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सुन्ना ट्रीटमेंट एंड हाउ टू इंटीग्रेट द सुन्ना ट्रीटमेंट विद द मॉडर्न ट्रीटमेंट जो कि आज कल हो रहा है, उसके साथ इंटीग्रेट कैसे करना है, वो चौथा पिलर है। ठीक है, कि अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, लेट्स सपोज आपके पास पेन के साथ कोई एक पेशेंट आता है, तो आपने ठीक है उसकी मस्कुलर पेन है, आपने उसको दे दिया है कोई ऐसी पिल दे दी है कि जिससे उसके मसल्स ठीक हो रहे हैं, बट क्या आप उसे रिकमेंड नहीं करेंगे कि आपको ये वाली फूड ले लेनी चाहिए ताकि आपकी पेन रिलीफ हो सके? क्या आपके लिए ज़रूरी नहीं है ये नॉलेज रखना? ठीक है, आज जिस दौर में हम खड़े हैं ना, जितनी मॉडर्न एडवांसमेंट हुई है, अगर कोई एक तबीब है, ठीक है, या कोई किसी भी तरह का प्रैक्टिशनर है, ठीक है, अगर वो होलिस्टिक ट्रीटमेंट नहीं देगा ना, फिजियोथेरेपिस्ट साथ में डाइट रिकमेंड नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रही डाइट प्लान, बट डाइट, ठीक है, स्ट्रेटजीज एंड डूज एंड डोंट्स। ठीक है, इसी तरह जो है डाइटिशियन है, वो अपने पास आए हुए पेशेंट का अगर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कम नहीं करेगा, सिर्फ उसको डाइट देगा उसके प्रॉब्लम को लेके, तो कल जो आने वाले चंद साल हैं ना, 3-4 साल, उसके बाद इस तरह के प्रैक्टिशनर की कोई वैल्यू मार्केट में नहीं होने वाली। बिलीव मी, सिर्फ उन लोगों की होगी जो होलिस्टिक ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशन का भी नॉलेज देंगे, साथ में अगर उसको स्ट्रेस की वजह से उन्हें मसल्स स्टिफ हो गया उनके, तो अगर आप उन्हें साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट नहीं देंगे, ठीक है, आप उन्हें वो सेशंस नहीं देंगे, काउंसलिंग नहीं करेंगे, तो 3-4 साल के बाद आपकी अपनी वर्थ काम हो जाएगी। तो एक न्यूट्रिशनिस्ट के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी डाइट के साथ साथ उन्हें साइकोलॉजिकल जो है थेरेपी भी दे, ठीक है, काउंसलिंग भी करे, और उन्हें पेन मैनेजमेंट भी आनी चाहिए, और उन्हें हर तरह की ग्रिप होनी चाहिए अपनी न्यूट्रिशन पे, उन्हें एक्सरसाइजेस का भी पता होना चाहिए, उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज़ में उन्हें हिजामा करना चाहिए। ठीक है, इसी तरह हिजामा थेरेपिस्ट जो है उन्हें भी पता होना चाहिए हिजामा के साथ मैंने कौन सी फूड रिकमेंड करनी है, मैंने उसकी काउंसलिंग कैसे करनी है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, ठीक है, मैंने उसको ठीक कैसे करना है अपने पेशेंट को। वरना आपका पेशेंट अगर आपके पास एक दफ़ा आता है, ठीक है, तो आपने उसे पूरी तरह हील नहीं किया, तो वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि उसे रिजल्ट ही नहीं मिले। जब वो नहीं ना आएगा तो सिर्फ एक पेशेंट नहीं आपके पास से जाता, बल्कि एक पूरी फैमिली जाती है, उसके पूरे घर से दोबारा कभी कोई आपके पास नहीं आएगा, फिर इसी तरह उसके पूरे सर्कल में वो कभी आपको रिकमेंड नहीं करेगा, बल्कि उल्टा जब कोई आपका जिक्र उसके सामने कर देगा तो वो कहेगा नहीं उसके पास नहीं जाना। तो आपने पूरा एक चेन को तोड़ दिया। लेकिन अगर आपने ये सब सीखा, किस तरह इंटीग्रेट करना है, किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह प्रोटोकॉल फॉलोज करने हैं, ये सब आपको पता होंगे। बेशक आप सुनना फूड ही कर रहे हैं, बट आपको पीछे साइंस ही नहीं पता, तो आपकी ग्रिप नहीं है, ठीक है, तो आपका ट्रस्ट आप लूज़ कर जाएंगे पेशेंट के सामने। तो अगर आपने एक पेशेंट को विद प्रॉपर साइंटिफिक नॉलेज आपने उसको हील कर दिया ना, तो उसका पूरा ख़ानदान आपके पास आएगा,
फिर उसके पूरे सर्कल में से लोग आपके पास आएंगे, आप उनके फैमिली डॉक्टर की तरह होंगे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि ये क्यों ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप टू टेक, यू शुड मास्टर ऑल दीज 4 पिलर्स, अदरवाइज ये कंफ्यूजन कंटिन्यू रहेगी, आपका ट्रस्ट खुद पे मज़ीद लूज़ करेगा। और अगर आप ये सीख लेते हैं, यू विल बिकम अ कॉन्फिडेंट आर्किटेक्ट ऑफ हीलिंग इन योर फील्ड। ठीक है, आपको पता होगा कि हीलिंग होती कैसे है बेसिकली। सो इन दिस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी, इसमें आप क्या सीखेंगे? हम ये सीखेंगे कि जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि हमारे जो इस्लामिक टीचिंग्स हैं फूड को लेके, थेरेपीज हिजामा को लेके, रुकिया को लेके, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, और मॉडर्न ट्रीटमेंट जो बताता है उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, इनका कंपैरिजन होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अभी तक सिर्फ आपने मॉडर्न ट्रीटमेंट पढ़ा है या किसी ने सिर्फ इस्लामिक ट्रीटमेंट पढ़ा है, जो तबीब लोग हैं, दोनों को इकट्ठे नहीं पढ़ा। ठीक है, फिर इसी तरह जो हमें सुना फोर्स मिलती हैं उसका किस डिजीज़ में किस तरह उसका यूज़ किया जाता है, फिर जो हमें जामा थेरेपीज मिलती हैं उसको हमने न्यूट्रिशन के साथ किस तरह इंटीग्रेट करना है इन डिफरेंट डिजीज़। सिर्फ ये नहीं कि अगर आपको हिजामा के कर्स लगाने आ गए हैं तो आप हिजामा थेरेपिस्ट हो गए हैं, अगर आपको इंटीग्रेट करना आता है ना साथ में डिजीज़ में, तो वो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, और न्यूट्रिशनिस्ट को भी ये जामा सीखना है और जामा वालों को भी न्यूट्रिशन सीखनी है। इसी तरह फिजियोथेरेपिस्ट जो है उन्हें भी जामा सीखना है। ठीक है, एमबीबीएस वाले हैं उन्हें भी न्यूट्रिशन सीखनी है और उन्हें भी हिजामा सीखना है, क्योंकि उन्हें होलिस्टिक हेल्थ बतानी है और उसका ट्रीटमेंट करना है, होलिस्टिक ट्रीटमेंट करना है अपने पेशेंट का। इसी तरह हम कुरानिक रुकिया इसमें देखेंगे कि अगर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आप कोई साइकोलॉजिस्ट है सपोज, तो वो पिल्स दे सकते हैं। ठीक है, वो साइकोलॉजिकल जो थेरेपी है और सेशंस है वो दे सकते हैं। इसी तरह आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो आप उनके माइंड को रिलैक्स करने के लिए ऐसे फूड्स दे सकते हैं, मैग्नीशियम रिच फूड्स दे सकते हैं, जिंक रिच फूड्स दे सकते हैं, विटामिन डी रिच फूड्स दे सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट क्या आप रुकिया नहीं उन्हें बताएंगे उनकी स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए? हो सकता है कि उन्हें जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो उनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हों ही ना। ठीक है, उनका स्ट्रेस हो तो क्या आप स्ट्रेस नहीं उसका रिलीज़ करेंगे? तो अगर आपको पता होगा कि रुकिया से कैसे स्पिरिचुअल हीलिंग की जाती है तो आप उसको वो रिकमेंड करेंगे और अपने पेशेंट को ठीक कर पाएंगे। सो दीज आर द डोमेन्स विच वी विल लर्न इन दिस प्रोग्राम। और इसको कौन कौन ज्वाइन कर सकते हैं? सभी कर सकते हैं, सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स, ठीक है, वो कर सकते हैं, और जो सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो कर सकते हैं। फिर इसी तरह अवेयरनेस के लिए जो लोग घरों में हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, ठीक है, जिन पर जिम्मेदारी है अपने घर के अफराद की हेल्थ की, वो इसको सीख सकते हैं कि व्हाट इज़ सुन्ना ट्रीटमेंट एंड हाउ इट इज़ इंटीग्रेटेड विद द मॉडर्न ट्रीटमेंट। ठीक है, सो इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन टू ज्वाइन, हाउ टू ज्वाइन एंड व्हाट इज़ द क्राइटेरिया टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है फील फ्री टू आस्क। आपके पास मेरा नंबर है, ठीक है, आप मुझे उस पर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।